Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing absolutely fine, and I hope all of yours P4 and P2 for Physics 5054 went great as well. बस दुआ यही है कि क्योंकि देखिए पेपर wasn't that hard, it was a bit easy. केमिस्ट्री के लिए भी easy था, इसके लिए भी easy था, लेकिन डर कहाँ पे आता है कि जब easy पेपर आता है तो हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो हाई हो जाता है। तो बस दुआ ये है कि थ्रेशोल्ड हाई ना हो, ताकि ये ना हो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही हार्ड मार्किंग करें, बहुत ज़्यादा ये लोग सख्त स्ट्रिक्ट मार्किंग करें, बस वो ना हो। ठीक है। सो और बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ना मतलब ये कहते हैं कि उनका P4 अच्छा नहीं हुआ है, P4 में काफ़ी मिस्टेक्स हुई हैं। एंड अभी वो क्या कर रहे हैं कि भाई सिर्फ सारे डिपेंड कर रहे हैं P1 पे, कि भाई P1 पे बस उम्मीदें लगाई हुई हैं और P1 से इंशाल्लाह जो है ना वो कह रहे हैं कि हमारा ग्रेड बन जाएगा। सो मुझे पता है कि भाई वी हैव 15 डेज लेफ्ट इन आवर P1 एग्जाम एंड वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। मोर देन 10 ईयर पास पेपर्स करने चाहिए इफ़ यू नीड 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, बहुत सारे पास पेपर्स करने पड़ेंगे, because we all know that practice makes a man perfect, right? So what I aimed is I aimed of doing more than 10 year past paper. So मैंने सोचा क्या था कि मैं साथ साथ वीडियोस भी अपलोड करूँगा यूट्यूब पे ना पास पेपर्स की, बिकॉज आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग। सो जो मुश्किल मतलब क्वेश्चंस भी होंगे मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूंगा, और मैं आप लोगों के साथ सोल्व करूंगा पास पेपर। ठीक है, सोल्व करने के बजाय मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा भी कि जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है। ईजी तो चलो कर लेंगे ना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुश्किल आए होते हैं ना, वहाँ पे सारे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, इवन मैं भी फंस जाता हूँ। सो मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम फंस जाता हूँ मैं। सो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो हर चीज़ शेयर करूँगा। ठीक है। सो पासिबल सेशन होंगे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा मैं आगे, मतलब रोज़ एक अपलोड करूँगा, रोज़ 2 दिन अपलोड किया करूँगा, 1 से 2 अपलोड किया करूँगा, 3 तो मुश्किल है। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी अगर वीडियो पसंद आती है, अगर नहीं आ रही तो ना करना। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूँ अगर पसंद आए तो करना। अच्छा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। और बता दूं मैं, ये 5054 ठीक है पेपर 1 है फिजिक्स का। आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाता है और बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में से आया हुआ है। मई जून 2023 का एग्जाम बिल्कुल रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, मतलब कोशिश करते हैं कि हम बहुत पुराने पास पेपर्स करें, रिसेंट ईयर्स के नहीं करते हैं। सो देखिए, P4 केमिस्ट्री का, P2 केमिस्ट्री का, P2 फिजिक्स का, P4 फिजिक्स का सारा रिसेंट ईयर पास पेपर्स में से आया था। तो पहले कोशिश करें कि रिसेंट ईयर्स वाले पास पेपर्स कर लें, उसके बाद पीछे जाएं। उनका प्रैक्टिस ही करनी है ना, लेकिन रिसेंट ईयर्स के पहले करें। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, sorry about that. Okay. In an experiment, a ball is rolled down a curved track that is about a half meter long. Well, मैं आपको एक लाइफ से बताता हूँ, ठीक है, which I really use, ठीक है, in my exams and it really proved to be helpful for me. जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, what you have to do is पेंसिल पकड़ो और साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टफ को हाईलाइट तो नहीं कर देते हैं, लेकिन अंडरलाइन करते जो पेंसिल से ना, वो तो अलाउ होता है ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो इन एन एक्सपेरिमेंट अ बॉल इज रोल्ड डाउन अ कर्व ट्रैक। अब हमें पता है वो ट्रैक जो है कर्व था, कर्व ट्रैक है, दैट इज अबाउट हाफ मीटर लॉन्ग। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये क्या है, हाफ मीटर लॉन्ग है। क्या मतलब 0.5 मीटर्स, 500 सेंटीमीटर्स। ठीक है। अच्छा, आप सारा रिवाइज करो कि भाई 1 सेंट मतलब 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक कौन कौन से ऑपरेटर्स रेंज में हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से हैं। मीटर रूल को यूज़ कर सकते हैं, और किसको, टेप मेजर को, ये दो है ना, इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे बड़े बड़े टर्नल व्हील वगैरह वो माइल्स के लिए होते हैं, वो सेंटीमीटर्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ let's see what the question states. Which measuring device is the most is used to measure the length accurately? Now we have to measure this length. अब लेंथ कौन सी मेजर करनी है, ध्यान से देखना। लेंथ हमने ये वाली मेजर करनी है। ठीक है, ध्यान से देखो, लेंथ ये वाली मेजर करनी है। अच्छा, हमने ये कर्व लेंथ मेजर करनी है। अब इसको हम तोड़ के सीधा नहीं कर सकते हैं, हमने कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेना है जो कि कर्व पाथ को भी मेजर कर सकता है, एंड वो एक ही है। वो कौन सा है, टेप मेजर। कौन सा है, टेप मेजर। ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कर्व पाथ को, कर्व पार्ट की लेंथ मेजर कर सकता है, टेप मेजर। आई गेस इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो आई डोंट थिंक सो इतनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी। नाउ विच शो डिस्क्राइब्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड। अब
देखिए हमारे पास ना बेसिकली बात आ गई स्केलर और वेक्टर की. नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज देयर डेफिनेशंस, राइट. सो ऑल दोस क्वांटिटीज which consist of magnitude means a numerical value, ठीक है, magnitude and r direction as well, ठीक है, वो वेक्टर होती है. एंड what are scalar which only includes magnitude and a unit, ठीक है. अच्छा, इस वर्ड्स में भाई जिसकी डायरेक्शन होगी, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन बताई होती है वो वेक्टर है, जिसमें नहीं बताई होती वो क्या है, वो हमारे पास आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज़ के कैटेगरी में. ओके, अब शुरू से बढ़ते आ रहे हैं एक्सेलरेशन. हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है. एक्सेलरेशन हमारे पास हमेशा हमें पढ़ते आए हैं. एक्सेलरेशन क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी गिवन होती है. अब आप लोग कहोगे भाई डायरेक्शन कैसे गिवन होती है. हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में भी जा सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है. तो जो चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव में जा सकती है ना, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. सो पहले दो तो बाहर है बिकॉज इसमें बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन स्केलर है. सो दीज आर रॉन्ग, राइट. अच्छा, अब कंपटीशन है हमारे पास सी और डी के अंदर. अब सी में देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में बताया है कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट टाइम. और ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सो ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है एक, राइट. अच्छा, अब देखो हमने सिर्फ दो पार्ट सोल्व करने से पूरा आंसर मिल गया. यहाँ पे गिवन है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर है, जो कि गलत है. डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं हो सकती, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So what should be a correct answer? This is C. D is our correct answer. Okay. So next, what is the size of the resultant force of the two forces? Two forces, right? Now we know whenever we have two forces acting, we take resultant forces. ठीक है, we calculate resultant force. अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, दो तरह के फोर्सेज एक्ट करी होती हैं, ठीक है. एक होती है पैरेलल, एक होती है परपेंडिकुलर. जब पैरेलल होती हैं वी डू सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन. और जब परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इस तरह जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेड टू टेल मेथड यूज़ करते हैं. और इस मेथड के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. ये 3 स्टेप्स समझ लीजिए, इंशाल्लाह ताला कभी आपको मसला नहीं होगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से सोल्व कर पाएंगे. क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं. इस सारे क्वेश्चन P1 में तो भाई वाकई में बहुत आते हैं ना. सो लेट मी शो यू गाइस हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सेकेंड. ओके, बस स्टेप्स देखिएगा गौर से, ठीक है. अच्छा, स्टेप नंबर 1, आपने इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लेना. क्या करना है, आपने इन दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लेना है. स्केल से ड्रॉ कर लेना, इतने एक्यूरेट ना भी हो चलेगा, स्केल से ड्रॉ कर लेना. बाहर निकाल लें इनको, इसको बाहर निकाल लिया इस तरह. और एज इट इज उठाने हैं. ये बात याद रखना कि इनके जो एरोज है ना, इनको ऐसे ना कर देना, मतलब इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया आपने, और इसको आपने ऐसे कर दिया टेढ़ा. इनके एरोज तेज ना हो. जो एरोज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये जो एरोज हैं यही एक की पॉइंट है. अच्छा, स्टेप 1 हो गया, दोनों वेक्टर्स को बाहर निकाल लिया. स्टेप टू क्या करोगे कि आप कोई सा एक वेक्टर उठा लोगे, कोई सा वेक्टर. सॉरी फॉर दैट. ओके, एक वेक्टर उठा लोगे और एज इट इज उठाओगे. इसका जो है ना, जो टिप है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज ना हो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या करोगे, इस वेक्टर की टिप से, टिप पता क्या होती है, टिप होती है ये, दिस इज द टिप, राइट. So what you have to do is you have to identify the tip, and what you have to do is the next is you have to start the second vector from the tip of first vector. थोड़ा इधर कर लेता हूँ मैं, इसको ना ज़्यादा आगे जा रहा है. ओके, फर्स्ट वेक्टर की टिप से आप अपने सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करोगे, ये याद रखना है, ठीक है. और अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स लिख लेंगे. दिस इज 3 न्यूटन एंड दिस इज 4 न्यूटन. अब मुझे पता कैसे चला, ये सब कुछ मुझे पता चला इन एरोज की वजह से. देखो है ना, सेम है ना, 3
3, 4 and 4. Okay, next, last and फाइनल स्टेप। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है? ये स्टेप आपको बताएगा आपकी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा? आपके पहले वेक्टर की टिप से टेल से सॉरी पहले वेक्टर की टेल से लेके दूसरे वेक्टर की टिप तक, ये जो है ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। और लाजमी याद रखिएगा जो एरो है ये लाजमी बनाना है, अगर आप एरो नहीं बनाते हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब भाई ये जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी जो वैल्यू जो लेंथ होगी, ये आपको बताएगी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और इससे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाइपोटेनस मेथड लगा के, h इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो लगा लें, अगर मैं लगाता हूँ, और याद रखिएगा कि वैल्यूज अप्रोप्रिएट डालनी है, बिकॉज बहुत सारे आंसर्स गलत कैसे होते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर में वैल्यूज डालते हुए गलती कर देते हैं, ठीक है। सो अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, 5, दिस इज 5। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, इधर देखिएगा, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। दिस लुक समवर्स लाइक दिस। अंडर रूट लेते हैं पहले, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, समवर लाइक दिस, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप हेड टू टेल मेथड आपको क्लियर हो। ये काफ़ी मसला आता है बच्चों को ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। शोज द मोशन ऑफ अ टॉय कार, द स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट टू अ कर्व, मतलब कर्व बना हुआ है, हाँ कर्व नजर आ गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टॉय कार की स्पीड क्या है? अच्छा, अब हमें पता है कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना जो एक कर्व का जो टेंजेंट होता है, बेसिकली टेंजेंट गिव्स अस स्पीड, ठीक है। तो हम टेंजेंट की वैल्यू निकाल के, टेंजेंट का ग्रेडियंट जो होता है बेसिकली वो हमें स्पीड देता है, तो सिंपली इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर अप्रॉक्स 0.3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ठीक है। सो जस्ट हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट एंड बाकी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ओके, ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज 4 balances w x y and z। अब हमारे पास 4 balances हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक टॉप पैन बैलेंस है, एक लीवर आप बैलेंस है, और एक क्या हमारे पास टॉप पैन बैलेंस है। नाउ अब वो क्या कह रहे हैं? Scales of all the balance are calibrated on Earth to measure mass. Which balance also measures mass correctly when used on the moon? अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इन सबको यूज़ करके ना, लाइक बाय यूजिंग ऑल ऑफ दिस instruments we can measure mass on the planet we are living right now, ठीक है, we are sitting right now, वो वाले planet पे हम mass measure कर सकते हैं। Now they are asking if we take all of these on the moon, which one of them will give us mass over there as well? मतलब हम किसको यूज़ करके वहाँ पे mass find कर सकते हैं, we have to tell that। अब टेक्निकली सोचेंगे, ठीक है, टेक्निकली सोचेंगे, ये स्प्रिंग बैलेंस, इसे हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं ना, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। और न्यूटन मीटर जो होता है, वी नो दैट दिस इज यूज्ड टू मेजर वेट, राइट, दिस इज यूज्ड टू मेजर वेट मेजर करने का काम आता है। एंड वी ऑल नो दैट वेट वेरीज प्लैनेट टू प्लैनेट। अगर हमारे जो अर्थ है उस पर वेट डिफरेंट होगा, मून पे वेट डिफरेंट होगा, मार्स से वेट डिफरेंट होगा, आप सन पे चले जाओ, मुझे पता है जल जाओगे, लेकिन वहाँ पे वेट डिफरेंट होगा ना, लेकिन मज़ा बहुत आएगा जलने में, राइट। सो ये आउट है, क्योंकि ये मैं वहाँ मैच नहीं दे सकता है, ये वहाँ पे मैं मैच नहीं दे सकता है। अच्छा, ये आ गया टॉप बैंड बैलेंस। अब मुझे बताओ चांद पे बिजली कहाँ से आएगी? नहीं है ना भाई, हमारे पास वहाँ पे बिजली नहीं होगी ना, तो इसके अंदर भी स्प्रिंग्स लगे होते हैं बेसिकली, यहाँ पे भी हमारे पास स्प्रिंग लगे होते, स्प्रिंग अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, तो ये भी हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, तो ये भी आउट है। अब पिवट है, हमें पता है कि भाई अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन सेम एवरीवेयर, चाहे वैक्यूम में ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन सेम। अगर हम दो मैसेज का डिफरेंस करके फाइंड कर रहे हैं ना, तो फिर वो एक्यूरेट है। आपने देखा होगा जब आप जाते हो ना फ्रूट्स लेने, तो उनके पास एक मशीन सी होती है आयरन की, एक साइड पे वो वेट रख रहे होते हैं, एक साइड पे वो लाइक फ्रूट्स रख रहे होते हैं। तो वो अगर आप चांद पे ले जाओ, आप सन पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, वीनस पे ले जाओ, जुपिटर पे ले जाओ, वहाँ पे भी काम करेगा। और ये भी वही है टॉप बैंड बैलेंस।
ये बेसिकली वो होता है, ये पिवट है, मतलब अगर आप स्केल से घर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बहुत आसान है। तो ये दोनों वहाँ पे काम करेंगे, है ना, क्योंकि इनमें हम मैसेज को ही मेजर कर रहे हैं। इनमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, स्प्रिंग्स, जो कि वेट मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है। सो एक्स, वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, ये डी इज द आंसर। अच्छा, और आंसर्स की टेंशन मत दीजिएगा, मार्क की स्कीम से अप्रूव्ड आंसर्स हैं, गलत नहीं होंगे, ठीक है, बेफिक्र होकर देखिएगा। अ स्पेस क्राफ्ट कैरीज, अ स्पेस क्राफ्ट, अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, बोर हो गया हूँ कलर से, है ना। ओके, अ स्पेस क्राफ्ट कैरीज अ प्रोब टू मार्स। अब स्पेस क्राफ्ट जो है एक प्रोब को मार्स तक ले गया, अकेले अकेले मुझे नहीं लेके गया, सॉरी। Where the gravitational fusion is this, मार्स की gravitational fusion दे दी, the weight और वहाँ पे जो है weight ये है। अब भाई the gravitational fusion on earth is this, right? What are the masses and weight of the probe on earth? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत बच्चे फंसेंगे, बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा क्या हुआ, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। So they're saying that a spacecraft carries a probe with it, along with it to Mars, ठीक है, मार्स पर ले गया उसे, एंड वहाँ पे जाके जब मेजर किया ना तो उसका वेट क्या था, उसका वेट था 370 न्यूटन्स, राइट। और उसका जो मास था वो क्या था, 3.7 न्यूटन पर केजी, ये ग्रेविटेशनल फ्यूजन थी, ठीक है। अब वी ऑल नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, राइट, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। अब हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करके मैथ्स निकाल सकते हैं, हमें वेट गिवन है एंड हमें ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन भी गिवन है, तो या श्योर वी कैन। कैसे फाइंड करेंगे, इट्स लुक ओवर हियर, वेट क्या है 370 न्यूटन्स, और मैथ्स हमें नहीं गिवन है, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन क्या है 3.7, राइट। आगे चलते हैं, अब आप करो, 3.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, 370 ओवर 3.7 विल गिव अस the mass which is x, और क्या आएगा हम बता देगा 100, so mass 100 है। We all know that amount of matter is mass and mass remains same everywhere, चाहे मार्स पे, वीनस पे, अर्थ पे, जहाँ मर्जी हो। तो अगर mass हमारे पास मार्स पे mass 100 kg है, तो अर्थ पे भी क्या होगा 100 kg होगा, ठीक है। अब अर्थ पे हमने वेट फाइंड करना है, राइट। अर्थ का ग्रेविटेशनल फ्यूजन गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली W इज इक्वल्स टू एम जी, एम जी मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फ्यूजन, मैस क्या है 100 है, ग्रेविटेशनल फ्यूजन क्या है 9.8 है, सो आंसर आ गया 980, राइट, 980 आ गया ना। मैस क्या है 100 और वेट क्या है अर्थ पे 980, आंसर आ गया करेक्ट, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। भाई लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है, लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है, क्या डेंसिटी फाइंड करनी है, which equipment does the student uses, okay, so we all know to measure the density of anything, what we need is, we know density is equals to mass over volume। मुझे पता है रोज ही है लिक्विड का, लेकिन वो बनी इसी इक्वेशन से है, ठीक है, mass over volume, right। So mass over volume, for mass we all know that we need an electronic balance or a pin balance, right, and for volume मुझे पता है measuring cylinder चाहिए। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट मुझे चाहिए होंगे। अब देखते हैं कि भाई हमें कहाँ पे दिए जा रहे हैं। ये कहते हैं आपको मैं दूंगा बैलेंस और रूलर। रूलर का क्या करूँगा मैं, मुझे रूलर की जगह क्या चाहिए, मैंने वॉल्यूम मेजर करना है ना, तो रूलर की जगह क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर। तो ये आउट, दिस इज रॉन्ग। बी कहता है मैं आपको बैलेंस भी दूंगा, मेजरिंग सिलेंडर भी दूंगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि यही हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। बीकर नहीं चाहिए, बीकर से कैसे मेजर करेंगे, रूलर भी नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, न्यूटन सर्ड लॉ। अच्छा, न्यूटन सर्ड लॉ एग्जांपल लेनी हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दीवार को जाके ना मारो, जोर से मारो, जोर से हिट करो, जितनी फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स आपके हैंड को लगती है, वो होता है न्यूटन थर्ड लॉ। Now which law shows whether two forces are of the same type and whether they act at the same object। अब इसकी डेफिनेशन बता दी है, the forces are equal in size but opposite in direction, ठीक है। अच्छा, let's suppose I say this is the wall and यहाँ पे मैंने पंच मारा
तो इसने मुझे इस तरह फोर्स लगाई, राइट। ये फोर्स मेरी फोर्स 1 एंड फोर्स 2, राइट। अभी फोर्सेस दे आर सेम, दे आर एक्चुअली सेम, दे आर सेम, फोर्सेस सेम है। लेकिन देखो, मैं ये जो फोर्स 1 है ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, वॉल के ऊपर, राइट। और जो F2 है कहाँ एक्ट कर रही है, मेरे हैंड के ऊपर, है ना, ऐसे ही ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स जिस पे एक्ट कर रहे होंगे वो डिफरेंट होगा, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्सेस सेम होगी क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है। तो आंसर इज सी। बाकी देख लो, बाकी बिल्कुल गलत है, यही सही आंसर है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। Okay, the stopping distance of a car is sum of thinking distance and the braking distance. Stopping distance क्या होता है, the time a car takes to stop, ठीक है। a time the car takes to stop and it consists of our thinking time as well, ठीक है, our reaction time as well and the braking time as well, the brakes take, the time the brakes take to stop the car, ठीक है। अच्छा, अब कहना है which factor affects the braking distance, braking distance को क्या चीज़ अफेक्ट करती है, braking distance को, स्पीड ऑफ अ कार, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी देर लगेगी ना गाड़ी को रुकने में, है ना। अगर आप फ़ौरन से ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी आपकी उड़ के जाएगी। सो व्हाट यू डू इज व्हेन यू आर इन अ ग्रेटर स्पीड, आप ये करते हो कि आप ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता मारते हो, है ना। सो ताकि गाड़ी उल्ट ना जाए या फिर स्लिप ना हो जाए। सो गाड़ी जब स्पीड ज़्यादा होती है ना, सो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होते हैं। आप ब्रेक्स लगाते हुए जो डिस्टेंस कवर करते हो उसे कहते हो ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे ना। तो बिल्कुल हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कार है, वो इफेक्ट करती है ब्रेकिंग डिस्टेंस को, है ना, इफेक्ट करती है ना। अच्छा, अब अब वो कह रही है भाई टायर्डनेस ओवर ड्राइवर, अब मैं थका हुआ हूँ। अब भाई इससे ब्रेक्स का क्या कसूर है ना, मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे मेरा रिएक्शन टाइम भर जाएगा, मैं बहुत देर बाद ब्रेक सप्लाई करूँगा, इससे ब्रेक्स का कोई कसूर है ही नहीं, है ना। ब्रेक्स का कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, मैं थका हूँ तो ब्रेक्स का क्या कसूर है, तो ये हमारा इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं, गलत है। और कंडीशंस ऑफ रोड, अच्छा अगर आप ऑयल गिरा दो पूरे रोड पे ऑयल गिरा दो, आप ब्रेक्स मारो, गाड़ी स्लिप होते हुए जा ही जाएगी, बहुत देर बाद रुकेगी ना, तो फॉर श्योर कंडीशन ऑफ रोड भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। बस ये टायर्डनेस ऑफ ड्राइवर इफेक्ट नहीं करेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज स्पीड ऑफ कार इफेक्ट करती है, कंडीशन ऑफ रोड इफेक्ट करती है, लेकिन टायर्डनेस ऑफ ड्राइवर इफेक्ट नहीं करती। अगर मैं थका हूँ तो ब्रेक का क्या कसूर, है ना। अगर ब्रेक्स खराब है फिर हाँ, फिर तो ज़रूर, ठीक है। अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ और स्प्रिंग स्टोन। अब लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, वो पॉइंट जहाँ से आपका स्प्रिंग जो है ना उसकी लेंथ ओवरलोड कांस्टेंट नहीं रहता है। ईजीएस्ट वर्ड्स में आप स्प्रिंग लो, आप जब तक उसको स्ट्रेच करते हो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको कुछ ज़्यादा स्ट्रेच करते हो ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाता है। तो वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे उसको एक्सटेंड कर जब उसे करते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आते, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब एक एक स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जो है ना वो चेंज हो जाती है, उसने कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। आप स्प्रिंग को खींचते हो तो कभी कभी क्या होता है कुछ ज़्यादा खींचा जाता है और वापस जाता नहीं है, वो खुल ही जाता है, तो उसे कहते हैं, ठीक है। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम ग्राफ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो पॉइंट जहाँ से आपकी लाइन कर्व होना स्टार्ट हो जाए। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है ये ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिल्कुल क्यू है और ग्रेडियंट पी क्यू, ए इज द करेक्ट आंसर। बी नहीं है, क्यू है, लेकिन क्यू आर जो है ना, क्यू आर दिखाता हूँ, जो बेसिकली क्यू आर है ना, ये क्यू आर ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। आर भी नहीं हो सकता, आर आर हो ही नहीं सकता, आर हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो ही नहीं सकता। सो दिस इज वाई हमारा आंसर जो है करेक्ट वो ए है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नाउ से अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 40 न्यूटन्स, मिड पॉइंट है और 40 न्यूटन्स प्लेस ऑन द बीम 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई
ये डिस्टेंस जो है ना ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पिवट से वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमने इस रूलर को बैलेंस करना है, हमने क्या करना है, हमने इस रूलर को बैलेंस करना है। विच फोर्सेस आर पोजिशन बैलेंस द सिस्टम, विच फोर्सेस इन पोजिशन विल बैलेंस द सिस्टम। अच्छा, इसका तरीका क्या है कि आप हर एक पार्ट को ट्राई करो, बिकॉज इसका कोई रटने वाला बात नहीं है ना, आप देख के आंसर कर सकते हो। 20 न्यूटन्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द पिवट। ओके, अब देखते हैं। दे आर सेइंग दैट एक कलर से बोल रहे थे ना, मैं स्क्वायर बना देता हूँ। सो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 40 सेंटीमीटर। और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, और ये कितनी है, ये हमारे पास है 20 न्यूटन। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज़ क्या देखोगे, क्या ये फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं इनका मोमेंट सेम है या डिफरेंट है। अब मोमेंट से क्या मतलब है, देखो ये अगर इसको घुमाऊँ, इस तरह घूमे ना, ये इस तरह घूम रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉक के ऑपोजिट जा रहा है ना। और अगर मैं इसको घूमूँ, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों मोमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि भाई हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि सेम हो, है ना। ओके, हमने पढ़ा था फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इक्विलिब्रियम और फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी बैलेंस्ड, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब डाल दो भाई, 40 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 40। अब एक चीज याद रखना, इसमें फोर्स 40 है, इसमें फोर्स 20 है, लेकिन लेकिन भाई बात यह है कि देखो इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 20, इसमें डिस्टेंस 40 है, राइट। और इनका आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 40 मल्टीप्लाई बाई 20 गिव्स अस 800। दोनों का आंसर सेम आता है जो कि 800, 800, 800। इसका मतलब क्या है कि भाई ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर करेक्ट आंसर मिल जाए तो आगे मत जाना, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम आ रही है। ओके, अ वर्कर। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन में ना वाकई बता रहा हूँ, मैं फंसा था, सीरियसली फंसा था, तो मुझे लगता है आप लोग फंसोगे। अ वर्कर पुल्स अ रोप विथ फोर्स पी थ्रू अ डिस्टेंस डी, ठीक है, in the direction of the force as shown. This causes a block of weight W to move vertically upwards through a height of h. They are saying basically, let's suppose this is me, let's suppose this is me, right, and I am pulling this rope downwards, I am pulling this rope downwards, this is the pulley, and this pulley will make this pulley roll, and this object will move upwards. ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर आ जाएगा। नाउ अब देखिए, ये W वेट है, दिस इज द वेट ऑफ दिस बॉक्स, वेट ऑफ दिस बॉक्स, एंड दिस इज द हाइट इट ट्रेवल्स, इसका वेट है, एंड ये बॉक्स ऊपर की तरफ गया है, ये बॉक्स ऊपर की तरफ गया है। नाउ हाउ मच वर्क इज डन बाय द वर्कर। आप लोगों के भाई, आप लोगों के डब्ल्यू, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, राइट, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, डब्ल्यू क्या है, फोर्स है, एच क्या है, हाइट। गलत। अब गलत क्यों है, क्वेश्चन कह रहा है डन बाय द वर्कर, डन बाय द वर्कर, वर्क डन बाय द वर्कर, नॉट दैट हैवी ऑब्जेक्ट। वर्कर ने क्या काम किया, देखो वर्कर ने, गौर से देखना, वर्कर ने इस डिस्टेंस को बेसिकली इस रोप को नीचे की तरफ खींचा, है ना, फोर्स पी लगा रहा है, और डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, मतलब जहाँ पहले रोप थी उसने वहाँ से लेके इसको यहाँ तक खींचा, फोर्स लगाई, और देखो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में है और डिस्टेंस ट्रैवल भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा वर्क डन होगा, पी मल्टीप्लाई बाई डी, पी डी। ए इज आवर, सॉरी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। बैटरी इज कनेक्टेड इन सर्किट टू लाइट अ लैम्प, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी। भाई बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, सबको पता है कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रो स्टार्टिंग एनर्जी कौन सी होती है, ये होती है जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स के अंदर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं जो कि
हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर आने के बाद फील करते हैं, जैसे अर्थ के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ समथिंग। आप मूव कर रहे हो, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। कार इज मूविंग, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। समथिंग व्हिच इज मूविंग हैज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो केमिकल एनर्जी हमारे पास होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, which is a property of both liquids and gases. Now हमें पता है liquids and gases they both are fluids, है ना। liquids and gases they both are fluids and they can flow. They always fill their container. नहीं भाई, गैस फिल नहीं करती, गैस बाहर निकल जाती है। They are incompressible. नहीं भाई, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। They can flow. हाँ, they both can flow because they are fluids ना। they both are fluids और fluids flow कर सकते हैं। fluids and they will flow, right? they will definitely flow. they have particles in fixed position. नहीं भाई, लिक्विड में भी फिक्स नहीं होते हैं, गैस में भी फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स कहाँ पे होते हैं? सॉलिड्स में, ठीक है। in an experiment the volume of a gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased. अब देखना ये क्वेश्चन में फंसोगे, मैं फंसा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन सीधा रीड नहीं किया था। in an experiment the volume of a gas in a cylinder is measured. हमने वॉल्यूम मेजर किया है। as the pressure of the gas increased. अब हमेशा बात क्या आती है कि आप वॉल्यूम के साथ छेड़खानी करते हो और आप प्रेशर मेजर करते हो। बट नाउ दिस टाइम दे हैव स्टेटेड दैट वी आर डूइंग समथिंग विद प्रेशर। हम वॉल्यूम के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग विद प्रेशर। हम प्रेशर के साथ कुछ कर रहे हैं। एंड बाद में हमने रीडिंग्स में जो है ना वॉल्यूम काउंट किया हुआ है, राइट। हमने प्रेशर के साथ छेड़खानी की और वॉल्यूम मेजर किया। अब देखो, देखो ज़रा फोर्स देखना, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है ना। अब हो सकता है कि भाई उन्होंने हीट करके प्रेशर बढ़ाया हो या पिस्टन को अंदर दबा के प्रेशर बढ़ाया हो, हमें ये नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है। लेकिन उन्होंने छेड़खानी की प्रेशर के साथ, उन्होंने वॉल्यूम को नहीं छेड़ा। क्यों? देखो क्वेश्चन में देखो, in an experiment the volume of a gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas increased. प्रेशर इंक्रीज किया है, ठीक है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया है, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट, अब देखना जरा। पहला प्रेशर हमारे पास ये था 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 और फिर हमने क्या किया, हमने अपने प्रेशर को डबल कर दिया। पहले 1/10⁵ था, फिर 2/10⁵ हो गया। हमने अपने प्रेशर को डबल कर दिया और देखो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। अब ये वॉल्यूम वॉल्यूम हाफ क्यों हुआ है ये हमें नहीं पता। अब हो सकता है कि भाई पिस्टन दबाया हो अंदर या फिर हीट दी हो, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर द प्रेशर इज डबल कैट्स गैस स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द सिलेंडर। नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता? अगर गैस लीक होती भी तो सिलेंडर के बाहर जाती ना, सिलेंडर के अंदर कैसे आती? सो रॉन्ग। आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। नाउ ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। इस क्वेश्चन में कंफर्मेशन नहीं होगी जब तक बाकी पॉइंट्स नहीं पढ़ोगे। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हम वॉल्यूम के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रेशर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। सो वॉल्यूम में इंक्रीज, राइट, इंक्रीज होगा वॉल्यूम, ओ टेम्परेचर में इंक्रीज। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग। अब टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अब बच्चे क्या करेंगे, बिलीव मी, वो लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग, है ना। हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ रही है या फिर नहीं। हो सकता है बढ़ रही हो सकता है ना बढ़ रही हो, बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस। सी पार्ट पे, डी बी पे देखिए, आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। अब देखते हैं भाई कि होता है या फिर नहीं। अब देखो ज़रा, हमने अपना प्रेशर डबल किया और वॉल्यूम हाफ हो गया, मतलब वॉल्यूम कहीं जा रहा है। गैस लीक होगी तो वॉल्यूम कम होगा ना, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, राइट, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, विच शोज कि गैस लीक हो रही है। तो आपने टेबल को देखते हुए कुछ बताना था, ठीक है, प्रूफ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो क्लियर हो। क्लियर नहीं ना होगा तो बस कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा मैं। The diagram shows example of thermal expansion, थर्मोमीटर में हो गया, हेयर ड्रायर में हो गया, राइट। और ये घरों की जो मेटल बीम्स होती है ना, रूफ वगैरह, इनमें भी होता है।
और इससे मोस्टली क्या होता है, छत गिरने का खतरा होता है, ठीक है। अब इन विच डायग्राम इज थर्मल एक्सपेंशन यूजफुल, हाँ भाई, they're saying that we have three examples of thermal expansion. Now we have to state that in which example the thermal expansion is useful for us. अब थर्मोमीटर कितने काम, सारे काम आता है, टेम्परेचर चेक करने के लिए काम आता है ना। और जब आपसे गैस जार मतलब ग्लास जार नहीं खुल रहा होता है, यू सिंपली यूज़ हेयर ड्रायर एंड यूज़ हॉट एयर, ठीक है। एंड हॉट एयर क्या करती है, इस मेटल को थोड़ा एक्सपैंड कर देती है, इससे बड़ा हो जाता है एंड इट इज़ ईजियर फॉर अस टू ओपन। ये भी हेल्पफुल है ना, हम टाइट 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 जार को खोल सकते हैं। लेकिन रूफ में क्या होता है, इसको गिरने का खतरा होता है, ये मेटल बार जो होते हैं ना एक्सपैंड और गिरने का खतरा होता है। यूज़फुल कौन कौन है, सिर्फ कौन कौन से, पी और क्यू यूज़फुल, कौन सी यूज़फुल है, सिर्फ पी एंड क्यू आर यूज़फुल, दिस इज पी एंड क्यू आर यूज़फुल, ठीक है। नेक्स्ट, which statement about copper explains why it is a better thermal conductor than glass? अबे better thermal conductor क्यों है? Atomic vibration is passed on to neighboring copper atoms slowly. अच्छा भाई, एटॉमिक वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। लेकिन वो तो ग्लास में भी होती है ना, वो तो कॉपर में भी होती है, तो एटॉमिक वाइब्रेशन तो दोनों में होती है ना, कॉपर में भी ग्लास में भी। अब वो कह रहे हैं कि भाई एटॉमिक वाइब्रेशन इज पास ऑन टू नेबरिंग कॉपर एटम स्लोली। अब कह रहे हैं कॉपर में स्लोली होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एटम्स मूव थ्रू कॉपर्स, अब भाई एटम्स मूव कर रहे हैं कॉपर के अंदर, एटम्स कैन मूव राइट, कैन दे मूव, नो दे कैन, एटम्स कैन नॉट मूव, दे आर फिक्स्ड। लाइक सॉलिड्स के अंदर एटम्स आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव except vibrating at their fixed position, they can never change their position, okay. There are density changes, like there is nothing related density, and there is nothing to relate density with thermal expansion, ठीक है। thermal properties density का कोई ताल्लुक नहीं है। there are free electrons in copper। अब हमें पता है कि metallic bonding में क्या होता है, positively charged ions, they are surrounded by negatively charged delocalized electrons which are free to move and they can move everywhere, and along with moving they can carry charges, they can carry energy with them। कॉपर के अंदर फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, आप अपने साथ एनर्जी ट्रैवल कैरी कर सकते हैं, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी क्यों ना हो, ठीक है। सो डी को ट्रांसफर होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉपर में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपने साथ थर्मल एनर्जी को कैरी कर सकते हैं। नाउ व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ लिक्विड बाय कन्वेक्शन? ओके भाई, a decrease in its density causes the heated liquid to rise। हाँ भाई देखो, जब डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी जब डिक्रीज होती है ना, तो क्या होता है कि भाई हमारा वॉल्यूम जो है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है ना, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ऐसे है ना। तो जो बेसिकली जो लो डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं ना, जब उनकी डेंसिटी इंक्रीज करते हैं उनका जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, बिकॉज वी नो एवरीवन नोस दैट डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। अ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी causes the heated liquid to rise। होता है क्या, लेट मी शो यू समथिंग। हमारे पास एक बीकर है, ये वाटर है, हमने गर्म किया, ठीक है। एंड ये जो पार्टिकल्स नीचे नीचे बेस के साथ है ना, दे विल स्टार्ट हीटिंग अप, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इनको हीट मिलेगी ना, वही लाइक एवरीवन नोस दैट व्हेनेवर वी हीट एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, whether it is a liquid, it is a solid, it is a gas, the particles inside it gains kinetic energy, and we all know that kinetic energy is something related to movement of something, and when the kinetic energy increases the particles start moving faster and faster and faster। अगर solid है तो they will vibrate faster and faster, ठीक है। अगर liquid और gas है तो they will move faster and faster, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लिक्विड है, विल मूव फास्टर एंड फास्टर। अब जो फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर मूव करेंगे तो क्या होगा कि अपने दरमियान जो स्पेसिंग होती है ना, इनको वो बढ़ा देंगे, एक दूसरे को दूर दूर पुश करेंगे, दे विल पुश ईच अदर अवे इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस जो है ना ये इंक्रीज हो जाएगा इस तरह, जिससे इनका वॉल्यूम मतलब मैस ओवर दैट वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
सॉरी, जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाएगा, मतलब मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उनका। एंड जब वॉल्यूम बढ़ेगा, लेट मी शो यू समथिंग, मैंने बताया आपको कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं डेंसिटी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ तो डेंसिटी विल डिक्रीज, है ना। और क्या होगा, ये पानी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। दिस विल मूव अपवर्ड्स एंड दिस विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन करंट्स, और ये काम होता है कन्वेक्शन के जरिए, ठीक है। तो दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप इट मेक्स सेंस। ए is the correct answer, right? Next. All right, so okay, which characteristics describe the image by vertical plane mirror? जो भी इमेज हमें पता है मिरर की दूसरी साइड में बनती है, मिरर में बनती है, वो क्या होती है, विर्चुअल, नकली होती है, असली नहीं होती है, रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। और क्या होती है हमारे पास, वो होती है अपराइट। रियल तो बिल्कुल नहीं होगी, रियल बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और लार्जर बिल्कुल नहीं होगी, और स्मॉलर बिल्कुल नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, विर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। ओके, a ray of light passes into a block of transparent material shown. What is the refractive index of the transparent material? अब एक बात बताऊं, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आपके पेपर से बहुत काम आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल, ये वाला। लेट मी शेयर दिस आउट, मैं इसको ना शेयर कर देता हूँ, जिस गिव मी अ सेकंड। हाँ, मैं इसको शेयर कर देता हूँ इस टाइम, ये मटेरियल। मुझे पता है कलर बोरिंग है, मैं चेंज कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। सॉरी, कलर कलर अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, सही है, चलो। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब बहुत सारे लोग क्या करोगे, वो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे डालोगे, इधर इसको कहोगे इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आप इसको कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे है ना। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा करना क्या है कि एक बात याद रखनी है कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा होगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट का मांगा है, लेट्स सपोज दिस इज ग्लास, लेट्स सपोज दिस इज ग्लास, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा है, तो इसके अंदर जो एंगल होगा वो उससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे। हमेशा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा हो, आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो है ना एंगल आप इंसिडेंट लोगे, उसके अंदर का एंगल आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे, ठीक है। आप बाहर वाले को इग्नोर कर दोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा है उस मीडियम का, उस मीडियम के अंदर जो रिफ्लेक्शन हो रही है ना, उसके उस रिफ्रैक्शन का आप एंगल लोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाहर वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला क्या है, साइन आई ओवर साइन आर, राइट, साइन आई ओवर साइन आर। ये आपको कहीं मिलेगा अराउंड 15.5 के करीब मिलेगा। सो जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो करीब करीब आंसर है वो सी आएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा भाई, विच डायग्राम शोज द रिफ्रैक्शन एंड एंगल आई इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल जहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होती है ना, रिफ्रैक्शन पूरी 90 डिग्रीज पे हो जाती है। क्या होती है, 90 डिग्रीज पे हो जाती है। देखो यहाँ पे बस रिफ्रैक्शन क्या है, पूरी 90 डिग्रीज पे है ना। और आप इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर क्रिटिकल एंगल से ऊपर कहीं रिफ्रैक्ट करते हो, तो वो जो रे है वो डायरेक्टली, जो रे है बेसिकली वो डायरेक्टली वहां से वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बाहर जाएगी नहीं रे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंगल, क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चंस पढ़े हुए एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पे। ओके, विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप कैन बी यूज फॉर मेजरिंग क्रैक्स और फ्लॉज इन मेटल कंपाउंड्स। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन ना ही पढ़ो, ये पढ़ने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब गौर से देखना, 432 ईयर्स, 5 ईयर्स, 11 डेज, 3 मिनट्स, सब क्या लिखी हुई है, इनकी हाफ लाइफ लिखी हुई है।
हमने क्रैक्स काउंट करने हैं ना, तो फॉर 32 ईयर्स तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। इतने साल तक एंड नहीं होगा, डेंजरस भी हो सकता है, रेडिएशन डैमेज होती रहेंगी, तो इसे तो हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ कुछ मिनटों का काम है ना, कुछ घंटों का काम, मतलब 1-2 घंटे का काम है, 3-4 घंटे का काम, एक दिन का काम कह लो आप, तो ये तो कभी यूज नहीं हो सकता ना। 5 ईयर्स ये भाई बहुत ज़्यादा है। हमने सिर्फ क्रैक फाउंड करना है, और क्रैक जो हमारे पास वो सिर्फ कुछ घंटों में निकल सकता है। अच्छा 11 डेज और 3 मिनट्स, अब 3 मिनट्स पे तो मुश्किल है, इतनी जल्दी तो हम कभी कर नहीं सकते, इतनी जल्दी भी नहीं कर सकते। तो अप्रोप्रिएट क्या बचा हमारे पास, अप्रोप्रिएट बचता है ये, दिस इज करेक्ट आंसर, 11 डेज वाला। हाफ लाइफ 11 डेज, क्योंकि डेंजरस भी नहीं होगा, आराम से काम भी कर लेंगे, कोई जल्दबाजी भी नहीं होगी। विच रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज कंटेन ओनली अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड क्या होती है, जो कि हमारी ह्यूमन रेंज से ऊपर होती है। ह्यूमन रेंज क्या है, 20 किलो हर्ट्ज टू, सॉरी 5 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब आपसे ये हो 20 हर्ट्ज टू सॉरी व्हाट है, दिस इज 20 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब हमें चाहिए इससे ऊपर वाली कोई, इससे ऊपर वाली कहाँ हो सकती है भाई, हाँ ये देखो ना, 30 किलो हर्ट्ज और 30 मेगा हर्ट्ज, भाई हमसे बहुत ऊपर है ना, हम कभी नहीं सुन सकते। तो हमने कोई अल्ट्रासाउंड क्या होती है, वो रेंज साउंड की जो हमारी ह्यूमन की जो बेसिकली रेंज होती है उससे ऊपर होती है, ह्यूमन रेंज से ऊपर होती है। व्हाट प्रूफ दैट अ मेटल बार इज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट को कैसे प्रूव करोगे, इट अट्रैक्ट्स बोथ एंड्स ऑफ अ कंपास नीडल, नहीं दोनों ट्रैक कर सकते हैं। इट अट्रैक्ट्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट, नहीं दोनों साइड ऑफ मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर साइड ऑपोजिट हो, है ना। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, नहीं मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इट रिपेल्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट, हाँ रिपल्शन होती है, रिपल्शन होती है ना, तो रिपल्शन हमारे पास मैग्नेट से होती है, वो बताती है कि भाई मैग्नेट है। मैग्नेट के सबसे जो सबसे जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई ये इनके अंदर रिपल्शन भी होती है। अगर सेम पोल्स ले आओ, दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक जो है रिपेल करते हैं, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो गर्मी ने जो है दिमाग घुमाया हुआ है। द डायग्राम शोज अ बार मैग्नेट एंड फोर लेबल एरोज, व्हिच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट वेयर द एरो इज शोन। अच्छा घूम जाओगे आप। होता क्या है कि आपको एक मैग्नेट दिया होता है, एंड आप उस मैग्नेट के करीब करीब ना क्या रखते हो, कंपसेस रखते हो, एंड कंपस की जो नीडल होती है ना वो आपको जाती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी सही है। तो आई विल मेक द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। हमें पता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ जाती है। अच्छा पहली तो बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह, बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह। फिर दूसरी थोड़ी सी आई गेस मैं थोड़ा सा पेन बारीक करता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा, ठीक है मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक लाइन सीधी जाएगी, ठीक है सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। थोड़ा फिर बाद में कुछ ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे, 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 ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारे पास, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। और साउथ पे भाई, साउथ पे ऐसे आएंगे, साउथ पे ऐसे आएंगे, ऐसे, ऐसे सीधी, ऐसे आएंगे, ऐसे साउथ पे आएंगे, ठीक है। हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ इस तरह। ये आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मुझे बताओ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही लग रही है, मैं बताता हूँ। ये एरो कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, नहीं भाई ये तो इस तरफ जा रही है। यहाँ पे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ जा रही है, नहीं नहीं ये तो आगे की तरफ जा रही है ना। और पीछे वाला कह रहा है भाई पीछे की तरफ जा रही है, हालांकि आगे की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब डी को देखो, डी, डी में देखो ये डायरेक्शन है, और डी में भी डायरेक्शन सेम है, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है, ओके। A shoe becomes positively charged by friction when it rubs against a carpet. अच्छा शू पॉजिटिवली चार्ज हो गया,
whenever an object gets positively charged it means that it loses electrons. ठीक है, static electricity में the main point which you have to remember, which you make sure while doing every static electricity question is that कि भाई we can not do anything to protons. ठीक है, protons cannot be gained or they cannot be given out. only electrons के बारे में कुछ होगा चक्कर चलेगा. ठीक है, क्या होगा कि only electrons can be gained or they can be lost, and by losing electrons we can gain positive charge, and by gaining electrons we can gain negative charge. ठीक है, अच्छा अब शून्य जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया. इसका मतलब क्या है कि शूज ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसी को, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द कार्बेट. हाँ देखो ना, शूज से निकल के हमारे पास शूज से निकल के कार जो हमारे पास वो था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो शूज से निकल के कहाँ चले गए, कारपेट में चले गए ना. तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया. तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, ए. अब देखो पहले आंसर सही आ गया माशाल्लाह से, ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके अभी भी बहुत क्वेश्चंस पड़े हुए हैं भाई. अच्छा, a metal conductor is connected between the positive and negative terminal of battery which row gives a direction of movement of the particles. भाई हमने movement of particles बतानी है. क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में ना, movement of current बता देते हैं. अच्छा, एक है from positive to negative. क्या इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं ना. जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, बिकॉज सेम चार्ज है ना, रिपेल करेंगे. एंड पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, राइट. सो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना. नहीं भाई, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं. और क्या प्रोटॉन्स जाते हैं? नहीं भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है अपने लाइक चार्जेस को, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का वो उनको अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अच्छा. थ्री आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ रेजिस्टर. तीन सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में इस तरह कनेक्ट किया हुआ है, देखिएगा इस तरह कनेक्ट किया हुआ है. रजिस्टर आ गया. ठीक है, इससे होता क्या है कि बैटरी अगर एक बंद हो जाए दूसरी चलना स्टार्ट हो जाती है. इनके ईएमएफ्स मतलब इनके टोटल सप्लाई कभी भी प्लस नहीं होती है, सप्लाई सेम रहती है. अगर एक जैसे डेट सपोज 12 वोल्ट्स की है तो ये भी 12 वोल्ट्स की है, ये भी 12 वोल्ट्स की है. जो करंट इधर मिल रहा होगा वो भी 12 वोल्ट ही मिल रहा होगा, वो भी क्या होगा, वो भी 12 वोल्ट ही मिल रहा होगा. करंट हर जगह सेम रहेगा. करंट नहीं, ईएमएफ, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, करंट इज एन अदर थिंग. ओके, सो इससे फ़ायदा क्या होता है कि भाई बैटरीज की लाइफ टाइम बढ़ जाती है, वो देर तक चलती हैं. अगर एक बंद हो जाए दूसरी चलना स्टार्ट हो जाती है और बैटरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ईच सेल प्रोड्यूस मोर एनर्जी नहीं, ईच सेल सप्लाइज मोर चार्ज, ऐसा नहीं होता भाई. ईच सेल टेक्स लॉन्गर टू डिस्चार्ज, मैं बताया ना, उनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, वो देर तक चलती हैं, है ना. ईएमएफ कभी ग्रेड नहीं होता, ईएमएफ सेम रहता है. ओके ओके, सॉरी मिस चीज़ हो जाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. A student has three 15 ohm resistor. She connects resistors together in different arrangements. What is the minimum resistance and the what is the maximum? Minimum maximum बात आ गई. हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है. इस तरह रेजिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इस तरह क्या होगी, इस तरह मिनिमम होगी, इस तरह मिनिमम होगी. पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि उनके हम उनके रेसिप्रोकल को ऐड कर देते हैं. ठीक है, सो मैक्सिमम मिनिमम कैसे गुजारेंगे भाई, इसमें तो हम सिंपली प्लस कर देंगे ना. 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45 मैक्सिमम आ गया.
अब मिनिमम कैसे निकालेंगे भाई? मिनिमम में हम क्या करेंगे कि भाई आर टोटल 1/r टोटल इज इक्वल्स टू 1/r जो कि 1/15 है, प्लस 1/15 है, प्लस 1/15 है, राइट। और अब इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 1/5। 1/r इज इक्वल्स टू 1/5। लेकिन हमने निकालना है आर, हम क्या करते हैं सिंपली रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो देगा आर इज इक्वल्स टू 1/5 और 1, राइट। सो आंसर क्या आ गया, आर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम क्या है 45 और मिनिमम क्या है 5, ठीक है। मैक्सिमम क्या है 45 और मिनिमम क्या है 5। सो ये करेक्ट आंसर नहीं लग रहा है ना? ये आंसर करेक्ट लग रहा है ना? ये वाला आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the circuit diagram shows a variable resistor. Remember to highlight important words, right? Variable resistor, it means that the resistance of that variable can vary. हम उसके resistance को बार बार change कर सकते हैं, ठीक है। Connected in parallel, इसको parallel में लगाया गया है to the lower section of potential divider. Potential divider क्या होता है? Sorry, so देखिए ये दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। अब लेट्स से व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ आर इज इंक्रीजेस, ठीक है। मैंने आर की रेजिस्टेंस जो है बढ़ा दी है। आर का है, लेट मी शो यू गाइस, दिस इज आर, ये आर है, ठीक है, ये आर है। मैंने क्या किया, इसकी जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। मैंने इस आर की रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, राइट। व्हाट हैपेंस टू टू वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2। अब हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर्स है, ठीक है। अब हमें पता है जैसे रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज होगी ना, जब मैं अपनी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूँगा तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा ना, है ना। अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा कम हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज है। सर्किट देखिए सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। ये सर्किट जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। और जब भी कोई चीज़ सीरीज में होती है ना तो क्या होता है, जो टोटल ईएमएफ होता है ना वो डिवाइड हो जाता है इनके दरमियान। रेशियोज पर डिपेंड करता है, जो डिवीजन होती है वो रेशियोज पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो अगर मैं अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास पहले 12 वोल्ट्स की बैटरी थी, बस 12 वोल्ट्स की बैटरी थी। और अच्छा, बैटरी के ईएमएफ, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज 12 वोल्ट्स की बैटरी थी। अब क्या हुआ, पहले मेरे पास यहाँ पे 5 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे थे एंड 7 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे, ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई ना, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या हुआ, मैं कहता हूँ कि 10 वोल्ट्स यहाँ पे आने लग गए और 2 वोल्ट्स यहाँ पे आने लग गए, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर। हाँ, हमें पता है कि भाई V2 पे क्या होगा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो V2 का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा ना। तो V2 में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और V1 में क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखते हैं हमारी कहाँ पे मैच करती है। ओके, सो सी में देखिए V1 में क्या हो रहा है, V1 में नहीं, V2 में इंक्रीज हो रही है, V1 में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। V2 में इंक्रीज हो रही है और V1 में डिक्रीज हो रहा है। V2 में इंक्रीज हो रही है और V1 में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके, द पावर कंजप्शन ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज 1500 वॉट्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, जो 1 किलोवाट आवर है ना, ये एनर्जी, इसका मतलब है कि भाई 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज हुआ है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर है, ये एनर्जी है, ये पावर नहीं है, ये एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द माइक्रोवेव ओवन फॉर 10 मिनट्स। अच्छा जी, अब ये माइक्रोवेव ओवन की जो पावर कंजप्शन है वो क्या है, 15 वॉट्स है। क्या है, 15 वॉट्स है। सबसे पहले, और 10 मिनट्स के लिए चला है, सबसे पहले हम इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं कह सकता हूँ, अच्छा, एनर्जी इज इक्वल टू, हमें पता है ना कि पावर, एक मिनट आई गेस, और ओके, सो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, राइट। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, अब हमने ये फाइंड करनी, एनर्जी फाइंड करनी ना, कि किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी है, ठीक है। सो एनर्जी
इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी फाइंड करनी है, अब हम वैल्यूज लगा देंगे। पावर क्या है हमारे पास 1500 वाट्स, 1500 वाट्स, और मैंने इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मैंने इसे कन्वर्ट करना है, सॉरी फॉर दैट, ओके सो अच्छा, मैंने किलोवाट में लेनी है ना, मुझे पता है 1 किलो, मतलब किलो जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 1000 को, ठीक है। मैंने किलो में लेना है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। और टाइम क्या है बस 10 है ना, 10 मिनट्स, मैंने टाइम आवर्स में लेना है, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। सो आई डिवाइड 10 विथ 60, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर। और अच्छा, इसको डिवाइड करके ना आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी एनर्जी यूज, ठीक है, आपके पास आ जाएगी एनर्जी यूज। अच्छा, अब उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो 1 किलोवाट की एनर्जी का जो प्राइस है वो है 24 सेंट्स। आपने बताया अगर 10 मिनट तक चले तो कितनी प्राइस जनरेट होगी, ठीक है। हमारे पास एनर्जी आ गई है, 1 घंटे में कितनी एनर्जी चलाई उसने, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने आंसर को जो है ना इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द सेंट्स। वेट, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेट मी गेट माई कैलकुलेटर, ठीक है। Okay, sorry for the inconvenience. Actually, I forgot to get my calculator. Okay, so let me just solve this out. Okay, so 1500. This is 1500 over 1000, है ना? Multiply by 10 over 60. So this is 10 over 60, and we get 0.025. Okay, so basically we get um I don't know, I'm very sorry for that. I don't know who barber table जो है. So okay, so I'm getting 0.25, ठीक है। अच्छा, अभी 0.25 जो है ना, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितने का है, 1 किलोवाट आवर हमारे पास है 24 सेंट्स का, ठीक है। तो हमारे पास 0.25 किलोवाट आवर कितना हो गया, या फिर आप रेशो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर, सॉरी, so 1 kilowatt hour is equals to 24 cents, right, and is 0.25 ka x. So just cross multiply them and we'll get your answer. This will be 1x, you can just state it x, okay, just state it x, and just multiply 0.0.25 with the given value, which is 24, and you get 6 cents, 6 cents as your answer, final answer. So 6 cents is our final answer. This was a bit tricky question, I know, and I hope so this is clear to you all, ठीक है। So the final answer is 6 cents, ठीक है। The thing is that कि आपके concept clear हो जाए ना, फिर मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको आसान लगती है, ठीक है। बाकी ये कि I'm using English as well as Urdu, because sometimes some students cannot understand properly in English and some can understand properly in Urdu. So करता क्या हूँ कि मैं I'm just using mixture. बाकी you can just let me know कि आपके ख्याल में like I should explain in English or Urdu, because मेरे लिए दोनों आसान है, ठीक है। मैं दोनों में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ओके, a coil of wire above a magnet. Well, again, just highlight the important points, okay? A coil of wire. What does it mean? That wire is a current carrying conductor have above a magnet stroke. As the coil falls over the magnet, the an EMF is induced across the coil. अब EMF क्या होता है? आपको पता है जनरेटर, हमारे पास जो जनरेटर होता है जिससे बिजली बन रही होती है, ये बनती कैसे? द थिंग इज़ दैट कि हम लोग जो है ना एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वर्टिकली, मतलब वर्टिकली जो है ना मूव करवा रहे होते हैं। क्या होता है,
लेट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं, ये मेरे पास ये मैग्नेट ए है और ये मैग्नेट बी है, ठीक है। ये मैग्नेट ए है, ये मैग्नेट बी है, और ये मेरे पास एक वायर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ, मैं इसको नीचे मूव करता हूँ, मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूँ, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हूँ। जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करूँगा तो क्या होगा, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कट करूँगा उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही थी, उसके अंदर ईएमएफ आ रहे थे। ईएमएफ का मतलब पावर सप्लाई आ रही थी। क्या होता है, पावर सप्लाई आ रही थी, ठीक है। क्या होता है, पावर सप्लाई आ रही थी, उसके अंदर ईएमएफ एक वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वही सीन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास एक कोयल है यहाँ पे, ठीक है। ये कोयल है। अच्छा, अब आप इसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है। ये जो कोयल्स है ना, ये गोल गोल कोयल्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगी, कट करेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक और चीज़ कहते हैं, एक वर्ड है स्पेसिफिक, उसे कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना है, इसलिए ये वर्ड को यूज़ करते हैं। सो ये जब आएगी यहाँ से, ऐसे जब नीचे गिरेगी इसके ऊपर, सो ये जो कोयल्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी। उससे क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। इंड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस का वर्ड यूज़ करना है, ओके। व्हाट डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड। अच्छा, इन सब में से क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करती है, नहीं, नॉट, नॉट, ध्यान से देखना है, नॉट इफेक्ट, ठीक है। चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन कोयल वायर, नहीं। हम जितना ज़्यादा कोयल वायर को टर्न करेंगे, मतलब जितने ज़्यादा कोयल वायर टर्न्स होंगे ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बढ़ा दिया, तो जितना बढ़ाई जाऊँगा, जितनी कोयल वायर के टर्न ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा ई एम एफ जो है ना वो इंड्यूस होगी, ओके। चेंजिंग दी हाइट, अच्छा, अब इसको मैं लेट्स सपोज इधर की जगह जो है ना, मैं इसको यहाँ से गिरा देता हूँ, मैं इसको जो है वो यहाँ से गिरा देता हूँ। अच्छा, ओके, ओके। सो मैं इस पर इसको ना यहाँ से गिराऊंगा, मतलब मैंने इसकी हाइट जो है बढ़ा दी। अब मैं इसको यहाँ से गिराऊंगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये और स्पीड से नीचे गिरेगी, एंड जितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इतनी स्पीड से कट करेगी, उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा, ठीक है। सो अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड से गिरेगा, ज़्यादा स्पीड से जो ईएमएफ है, जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट होंगे, तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। नाउ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्स ऑफ द नॉर्थ पोल इज एट बॉटम, नहीं। अच्छा, आप देखिएगा, अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये नॉर्थ, ये पहले साउथ था, तो ये मैं नॉर्थ कर दिया, साउथ कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे पहले नॉर्थ रख लो, चाहे पहले साउथ रख लो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो ये लाइन है ना, कि भाई आप मैग्नेटिक की पोलैरिटी चेंज कर दो, क्या मतलब है कि आप नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। अच्छा, डी क्यों नहीं है, चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। हम जब मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज करते हैं ना, तो ईएमएफ ही बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ज़्यादा लाइंस कट होंगी, तो ज़्यादा ईएमएफ रिड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस होगा, ओके। नाउ रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो हाईलाइट कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, किसका किसका बारे में एविडेंस देता है, ठीक है, ओके। सो ये हमें एविडेंस देता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं, जब न्यूक्लियर फ्यूज़ होता है तब आई गेस, हाँ, जब एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, तो क्या होता है, दो जो होते हैं बेसिकली एटम्स आपस में मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं ना। उसमें क्या होता है, जो कुछ कुछ न्यूक्लियस होते हैं ना, हीलियम के न्यूक्लियस जो है वहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस जो हैं वहाँ से रिलीज होते हैं, तो इसलिए जो बेसिकली जो है ना अल्फा पार्टिकल्स ये प्रूव करते हैं, ठीक है,
नेक्स्ट। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे थे रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गिव्स एविडेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है, सुना था ना कि आई गेस पढ़ा होगा। हम बहुत ही पतली गोल्ड, मतलब थिन गोल्ड फॉइल पे क्या करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स को ना स्कैटर करते हैं बहुत स्पीड से। तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस होता है। एंड जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो ये हमें क्या एविडेंस देता है कि भाई न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स स्कैटर करने के बाद कुछ एक दो थोड़े से एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है, बहुत कम जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बैकवर्ड्स ना। इससे पता ही चलता है कि भाई जो न्यूक्लियस है वो बहुत बहुत छोटा है। एंड एटम, मतलब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये आप ले लो और आप अपने कंपैरिजन में एक अर्थ ले लो, ठीक है। अर्थ जितनी बड़ी अर्थ है ना, उसमें जितना आप लग रहे हो ना वो न्यूक्लियस है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं बाहर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि न्यूक्लियन जो है हमारे पास, जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, बेसिकली इसका आंसर ये होगा कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके नेक्स्ट। A nucleus of an isotope of cobalt is represented by the symbol this. What is the composition? Composition का मतलब है कि भाई न्यूट्रॉन्स वगैरह बताने होते हैं, तो ये बहुत इजी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 27, राइट। 27 है छोटा नंबर, 27 बड़ा नंबर, मैथ्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में से 59 में से 27 निकाल दो। 59 में से 59 माइनस 27 we get 32। सो पहला ही माशाल्लाह सही आंसर है, तो 27 एंड 32, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। The only isotope of gold, the only isotope of gold Au has 79 protons and 118 neutrons in the nucleus of an atom. How many electrons are there in neutral atom? Neutral का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो रेशियो है ना, क्या नाम है, मतलब आप ये कह सकते हैं आपके पास जो एटम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सारे बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस है, जिसकी वजह से we say that the atom is neutral. It means that positive electrons and positively charged protons and negatively charged electrons are cancelling out each other, ठीक है। thus वो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये कि क्या है कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो कितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास, 79 प्रोटॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 79 ही होंगे, राइट। 79 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो अ सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। अब भाई हाफ लाइफ बहुत बड़ी, ठीक है। तो अ डिटेक्टर शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हाईलाइट करना भूल गया, आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा, a sample of radioactive isotope with a very long half-life is placed next to a detector. Sheets of different material are inserted, मतलब उसके सामने different चीज़ों की sheets रखी गई, one at a time between the radioactive sample and the detector. The background counted, अच्छा subtract करके फिर उसके निकाली गई है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि भाई कौन से काउंटेड से मैं दिए हुए हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मटेरियल जब लगाया गया दिया गया, ठीक है। अब बता रहे हैं कि भाई कौन से टाइप ऑफ पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई शीट नहीं थी हमारे पास, जब कोई शीट नहीं थी तो टोटल काउंट कितना है, 45 है। कितना है टोटल काउंट हमारे पास, 45 है। बोर हो गया ना कलर से, मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके सो टोटल काउंटेड कितना है, 45 है, ठीक है। 450 है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास वो पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब मैंने इसके दरमियान में पहले सबसे थिन शीट रखी है, देखिए थिन शीट रखी हुई है। सो काउंटेड 450 से बढ़ गई, भाई कम तो हुई नहीं, मतलब 450 से बढ़ गई लेकिन कम नहीं हुई, है ना। अच्छा, इससे पता क्या चलता है कि भाई हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स नहीं, क्या पता चलता है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स छुट्टी पे है, ठीक है। मतलब अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास जो है वो इसके अंदर नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो छुट्टी पे गए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत भारी होते हैं ना, तो वो बस कुछ ही सेंटीमीटर्स पार कर पाते हैं और छोटे से पेपर शीट से भी जो है ना वो मतलब स्टॉप हो सकते हैं। अच्छा, अब
अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास फिर से वही मशीन है, राइट, मतलब काउंटर चेक करने वाली, बस वही मटेरियल है। अब मैंने क्या किया है, एक थिन एल्यूमिनियम शीट, सॉरी थिन एल्यूमिनियम शीट रख दी। अब एल्यूमिनियम से मुझे पता है जो बीटा पार्टिकल्स होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, मतलब बीटा पार्टिकल्स जो आएंगे वो स्टॉप हो जाएंगे, राइट। और क्या स्टॉप हुए, 450 था एंड 381 हो गया, जी बिल्कुल है ना, स्टॉप हुए ना, काफ़ी सारे पार्टिकल स्टॉप हुए हैं। अच्छा, मेरे पास मशीन थी एंड अब मैंने ये किया, थिन लीड शीट, मैंने लीड की शीट रख दी, लीड की, है ना, ये पार्टिकल आ गया, मतलब जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और एक स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं, स्लो हो गया, स्लो। अच्छा, क्योंकि गैमा रेज क्या होती हैं, गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एंड लाइक दे मूव फॉर इन्फिनिट, तो मूव करती रहती लाइट की तरह, मतलब बहुत बहुत देर तक मूव करती रहती लाइट की तरह ना। और इनको हम सिर्फ थोड़ा कम कर सकते हैं, इनको रोक नहीं सकते। तो इस डाटा से पता क्या चलता है कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स नहीं है, बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा रेज है ना। सो व्हाट कुड बी द आंसर, हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स नहीं है भाई, ये तो ये कट है, ठीक है, ये वाले तो बाहर है, ये तो बाहर ही बाहर है ना, ये पहले वाला और दूसरे वाला बाहर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशन होने, जी भाई बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना। नेक्स्ट, इन अ फिजन रिएक्शन, इन अ फिजन, फिजन क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, मोस्टली दो पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। तो विच पार्टिकल कॉजेज यूरेनियम 235 न्यूक्लियस स्प्लिट। अब होता क्या है कि हमारे पास बड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है एंड हम उस पर छोटा सा प्रोटॉन मारते हैं, क्या मारते हैं, एक छोटा सा ना प्रोटॉन मारते हैं जोर से, तो सॉरी नॉट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। हम उसके ऊपर छोटा सा न्यूट्रॉन मारते हैं एंड वो न्यूट्रॉन क्या करता है, वो जाके उसको टकराता है जोर से एंड उसको क्या करता है, दो पार्टिकल्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। ऐसे बड़ा सारा पार्टिकल है, आप छोटी सी बॉल उस पर मार रहे हैं, वो क्या होगा, वो उसको लग के जाके दो छोटे छोटे बॉल बन जाएंगे, ठीक है, दो छोटे छोटे मतलब कोई और एलिमेंट के एटम बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होता है, सो न्यूट्रॉन बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है क्या है कि हमारे पास जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होता है क्या है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, वो बहुत बहुत स्पीड से निकल रहे होते हैं, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी कभी क्या करते हैं, जब किसी एटम के साथ टकराते हैं ना तो क्या करते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाउंस बैक कर जाते हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई न्यूट्रॉन जाए, ठीक है, और एटम के साथ टकराए और उसको तोड़ दे, राइट, हमें ये चाहिए। लेकिन कभी कभी कहता है स्पीड की वजह से बाउंस बैक हो जाता है, तो मोडिएटर यूज़ करते हैं, ये करते हैं उनकी स्पीड को कम कर देते हैं ताकि वो चेन चलती है, ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे। अगर मोडिएटर्स नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी यूज़ मोडिएटर्स। ओके, सो टू स्लो डाउन, ठीक है, to slow down, to absorb, to produce, to remove नहीं, हाँ देखो, to slow down neutrons in order to continue the chain reaction, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, in which region of the electromagnetic spectrum does the sun radiate the most energy, infrared radiation। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, अगेन सॉरी, आई गेस एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा भाई, four of the stages in the life cycle of star until it becomes a red giant are shown, ठीक है। अच्छा, इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ऑर्गेनिक ऑर्डर बताना है जिसमें सीरीज अकर करती है। सबसे पहले क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है, इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय एन आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर, नहीं तब होगा जब बैलेंस हो जाएगा ना। इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स रिड्यूसेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ होता है, देखिएगा हमारे पास एक बहुत बड़ा ना क्लाउड होता है, स्विल्डिंग क्लाउड होता है एंड उसका ये साइड डस्ट फोग वगैरह घूम रही होती है एंड व्हाट हैपेंस एट अ टाइम, एट अ मोमेंट क्या होता है कि हमारा जो मैस होता है ना दरमियान में इंक्रीज हो जाता है एंड हमें पता है जो मैस ज़्यादा मैस होता है ना वो अपनी कम मैस को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मैसेज आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब सेंटर में थोड़ा मैस बढ़ जाता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो आ जाती है और ग्रेविटेशनल पुल लगना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स पे ना स्टार के ऊपर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगना स्टार्ट होती है, जो कि सारे क्लाउड को जो है ना अंदर की तरफ अट्रैक्ट करती है, सारे स्टार को जो डस्ट वगैरह होती है सबको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है, जब वॉल्यूम छोटा हो ही जाता है, जब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो
जो कोर होती है ना, कोर कोर अंदर वाला हिस्सा, अर्थ जो स्टार का मिडिल पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ मतलब लैक्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन, उनके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, उनके उनके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनके फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। वो आपस में मिल के क्या करते हैं, टकरा टकरा के हाई प्रेशर रीजन पे क्या होता है कि वो टकरा के क्या करते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आउटवर्ड फोर्स बिल्ड होती है। क्या होती है, आउटवर्ड फोर्स। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होती है, और जो कोर में हमारे पास रिएक्शन हो रहे होते हैं वो आउटवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं। एंड एक टाइम आते हैं जब ये सारे जो है ना बैलेंस हो जाते हैं, एंड एक टाइम आता है सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और फिर से जो स्टार है वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या हम कर पाते हैं कि नहीं। ओके, सबसे पहले, ओके, द इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहला एक्स होगा, ठीक है, पहला एक्स होगा। मैंने बताया आपको पहले क्या होता है, ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्रेविटेशन पुल होती है ज़्यादा होती है, वो हर चीज़ को सेंटर की तरफ खींच रही होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि भाई ओके, इट एक्सपैंड्स नहीं, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हीलियम नहीं, इनवर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय एन आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर। हाँ, ये जब बैलेंस हो जाएगी ना तो क्या होगा हमारे पास, ये एक्सपैंड, फिर एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी, जब बैलेंस होगी ना फिर एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी, फिर दोबारा एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी। फिर एक वक्त आएगा क्या होगा, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हीलियम, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला कौन सा था, पहला एक्स था, फिर डब्ल्यू था, फिर जेड था, फिर वाई था, है ना, राइट। सो आई होप सो ऐसे ही है। पहला एक्स था, फिर डब्ल्यू था, फिर जेड था, राइट, फिर वाई था, ठीक है। सो डी इज़ द आंसर। आई होप सो समझ आई हो, ठीक है। अगर कहीं पे भी मेरी कोई मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर ना समझ आए क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और बताइएगा क्या मुझे और सेशन ऐसे बनाने चाहिए और क्या मुझे लाइव सेशन बनाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो